गुड इवनिंग अंश। हाँ सर आ गया। ओके ओके ठीक है, चलो अंश गुड इवनिंग अंश। ठीक, आवाज ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ। चलो अच्छा, आई थिंक नेटवर्क इश्यूज भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गुड इवनिंग सर। यस गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अच्छा अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। तो चलो सर, हम लोग इनकम टैक्स बेसिक्स में कंटिन्यूएशन करते हैं जहाँ पर लास्ट वीक छोड़े थे। तो बीच में कल क्लास था बट मैं नहीं ले पाया, इसीलिए मुझे आज एक्स्ट्रा कराना पड़ा। एक्स्ट्रा नहीं, कल का क्लास आज हो रहा है। तो लास्ट वीक हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। तो सर आज भी क्या करना है? सर आज भी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है और कुछ न्यू प्रोविजंस को भी डिस्कस करना है, ठीक है। कुछ न्यू प्रोविजंस है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ में आगे बढ़ते जाएंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इनकम टैक्स कॉन्सेप्ट वाइज, तो उसी में कंटिन्यूएशन रखेंगे सर, ठीक है। याद रखना मत भूलना सर, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, ठीक है। ये सब भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिलहाल लास्ट वीक जो क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को लिखाया था, क्वेश्चन थोड़ा सा डील करें क्या? चलो थोड़ा सा प्रोविजन डील करते हैं, फिर लास्ट वीक का क्वेश्चन कराते हैं। अगर ट्राई किया तो बहुत अच्छा, अगर बाई चांस ट्राई नहीं भी हुआ है तो भी बहुत अच्छा। क्यों सर ट्राई नहीं होने से बहुत अच्छा क्यों? क्योंकि अगर ट्राई नहीं हुआ है तो अभी मुझे करवाना पड़ेगा, तब हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन मुझे लास्ट वीक का नोट्स क्यों नहीं मिल रहा है? रेसिडेंशियल स्टेटस क्वेश्चन जो मैंने लिखा था उसका मुझे एक पार्ट मिला, दूसरा पार्ट कहाँ है? कैपिटल बजटिंग मिल रहा है, रेसिडेंशियल स्टेटस पे क्या डेट था बेसिक का? 6, 7, 8 क्या था सर? 5th। 5 था। क्वेश्चन देखना है जो मैं दिया था, इसीलिए मैं सर थोड़ा 6 ढूंढ रहा था। हूँ। 6 था। नहीं 6 नहीं 6 था कि 5 था? सर लास्ट सैटरडे था ना। हाँ लास्ट सैटरडे। हाँ तो 4th था सर। 4 था। 4th में ही तो मैं देख रहा था। 4th में मुझे क्वेश्चन क्यों नहीं मिला? क्वेश्चन में लिखाया था पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। चलो स्क्रीन शेयर करते हैं, ठीक है चलो। ये सब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिटेल्स में बता दिया था, दैट इज रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट क्या होता है। फिर मैंने सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, मतलब पहले तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का कंडीशन, फिर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 का कंडीशन, मतलब पहले बेसिक कंडीशन बता दिया था डिटेल्स में। फिर मैंने आप लोगों के साथ एडवांस मतलब सेकेंडरी कंडीशंस, मतलब एक बार रेसिडेंट होने के बाद वो कोई भी इंडिविजुअल्स क्या बनेगा, आर बनेगा, आर नॉर बनेगा कि नॉन रेसिडेंट। मतलब ऐसे नॉन रेसिडेंट का तो ऐसा होगा नहीं, एक बार रेसिडेंट बन जाए तो फिर सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, आर और आर नॉर बनने वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें भी काफी जोर का चर्चा बना था। फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाया है ना, सिंपल सिंपल बाहर से आया है, फर्स्ट टाइम आया है ऐसा। फिर आपको इंडिया समझाया गया था, इंडिया एक्सटेंड्स टू 12 नॉटिकल माइल समथिंग लाइक दैट, है ना। इंडिया कहाँ तक है? 12 नॉटिकल माइल तक है। तो वो 12 नॉटिकल माइल का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था। यस
लेकिन यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को लिखा था, वो मुझे मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिलेगा? मिलना तो चाहिए। ठीक है, बाद में डील करता हूँ। लेकिन बाद में नहीं, मैं तो सोचा था कि उसी को डील करूँ। आप लोग का जवाब आया कुछ? मतलब जो मैंने लिखा है, मतलब कितना दिन मतलब रेसिडेंट है या नहीं है, कैलकुलेशंस कुछ हुआ आप लोगों का? किसी ने ट्राई नहीं किया? ना अंश ने किया, ना सैनियन, विश्वजीत, एनीवन सर? ट्राई तो होना चाहिए था, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस हम लोगों ने कराया सर, सिमिलर क्वेश्चन किया था, तो होना तो चाहिए था। ये खत्म हो गया था, फिर मैं न्यू पेज में किया था, वो पेज मुझे मिल नहीं रहा। एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चन है, पर डेट अलग है। डेट के चक्कर में फिर आंसर गलत हो जाए। तो डेट में क्लास में ही आप लोगों के साथ बात करते करते ही मैंने मेंशन किया था, पुराना डेट डेट से बात गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए मुझे वही वाला क्वेश्चन चाहिए था कि मैं डेट आप लोगों के साथ मैच कर पाऊँ। खैर छोड़ो, जब मिल नहीं रहा है तो अभी दिमाग खराब करने का जरूरत नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा सा नोट्स में लेके चला जाता हूँ और यहाँ से डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, चलो सर। स्क्रीन शेयर है ना सर? जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस पे सेक्शन 6 एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये दोनों जगह आपको बेसिकली देखना पड़ता है। तो जिसमें सेक्शन 6 रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, इसमें ऑलरेडी मैं आपको इंडिविजुअल रिलेटेड मैटर बता दिया था। एचयूएफ के बारे में भी मैंने आपको आइडिया दे दिया था, बट एचयूएफ रिलेटेड कोई क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया। एचयूएफ रिलेटेड कोई क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं किया, तो मुझे आपको एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में थोड़ा बात करनी है। मतलब एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो बिजनेस होते हैं ना, ज्वाइंट फैमिली बिजनेस, वो ज्वाइंट फैमिली बिजनेस का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन हुआ नहीं है, तो ये एक क्वेश्चन आपके साथ जरूर मैं डिस्कस करूंगा। एक नहीं, जरूरत पे दो कर लेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे कंपनी, फार्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई एटसेट्रा, इन लोगों का रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट थोड़ा देखना। मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ज्यादा क्वेश्चंस इंडिविजुअल एचयूएफ से ही पूछता है। बट फार्म, एलएलपी, एओपी, बीवाई, कंपनी का भी रेसिडेंशियल स्टेटस का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं, बोला नहीं जा सकता सर, कभी भी सवाल हो सकता है। और ये जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम, मतलब किसको कहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा, मतलब टैक्स कैलकुलेशंस करने का जो टेक्निक है, मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब इसको कहते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। मैं समझाऊंगा सर, क्वेश्चन करने से समझ में आ जाएगा। इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ये क्या होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स? सर इंसिडेंस ऑफ टैक्स में क्या होता है कि आप रेसिडेंट हो, मतलब आरओआर हो, आर नॉर हो, मतलब किस तरह का रेसिडेंट हो, या फिर आप नॉन रेसिडेंट हो, इस पे डिपेंड करता है कि आपको आपके इनकम पे इंडिया में टैक्स देना है या नहीं। तो ये दोनों चीज बहुत मतलब इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज भी क्रिएट करता है। ओके सर। सर एचयूएफ में कुछ बताना चाह रहे थे? यस, चलो मैं आपको एचयूएफ में ही थोड़ा सा बताता हूँ। एक्चुअली मुझे वो मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा ढूंढ रहा था, पर ढूंढना आज लग रहा है संभव नहीं हो पाएगा। लिखाता हूँ, फिर बाद में करा देंगे आपको। तो वो डेट मिस हो जाएगा तो दिक्कत होगा। एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ जरा लिखो, तो क्वेश्चन करने से ना अच्छा लगता है। दो क्वेश्चन करेंगे, फिर कुछ प्रोविजंस और क्वेश्चन आंसर भी डील करेंगे। एक क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ साथ थोड़ा लिखो। इसको कहते हैं, मतलब ये क्वेश्चन जो है, ये सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का प्रोविसो का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन लिखो, समझ में आएगा। मिस्टर एक्स
an Indian citizen appointed as senior taxation officer by a government of Kenya. Kenya is in Africa. चलेगा सर? हाँ, ऑफिसर बाय गवर्नमेंट ऑफ केनिया, और इसलिए वो भारत छोड़ के जाएगा। सर अगर किसी को केनिया जाना है, इंडिया छोड़ना पड़ेगा, ये सर नो? हाँ सर, हाँ बोलो विश्वजीत अंश, अगर केनिया जाना है तो भारत छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? यस सर। तो बिना भारत छोड़ के केनिया तो जाना संभव नहीं है। तो जब भारत छोड़ के जाओगे तो अपना टैक्स भी चुका के जाना होता है नॉर्मली, ठीक है? कॉमन सेंस यही है कि जब भी आप भारत छोड़ के जाते हो, आपका टैक्स जो भी लायबिलिटी है, परमानेंट जा रहे हो ना, जॉब लेके जा रहे हो तो लंबे समय के लिए जाओगे तो टैक्स वगैरह चुका के जाना है। तब इस केस में उनका रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है? तो क्या बोलते हैं, लीव्स इंडिया। कब लीव कर रहे हो? मानो लीव्स इंडिया 27 ऑफ सितंबर 2021, ठीक है? फॉर ज्वाइनिंग द जॉब, फॉर ज्वाइनिंग द जॉब मिस्टर एक्स came to India for 181 days during the previous year 22-23। सितंबर 21 में आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो और 22-23 में आपने इंडिया में आया 181 डेज के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ सर, तो जस्ट आस्क यू, कैलकुलेट करके बताओ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स फॉर प्रीवियस ईयर 21, 22 and 22-23। फर्स्ट तो आप ये बताओ मुझे कि क्या आपको ये बात समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया? ये जरूरी बात है सर। हेलो, क्वेश्चन समझ में आया रे? आज किसी से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है? मतलब क्या मेरा आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों तक, या फिर आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है? हो क्या रहा है? सनोन, नील, अंश, हाँ सर। क्वेश्चन समझ में आया सर? बेसिकली एक बंदा जॉब लेके इंडिया छोड़ के जा रहा है सब, ठीक है? जॉब लेके इंडिया छोड़ के कहाँ जा रहे हो सब? केनिया जा रहे हो। केनिया जाने के बाद 21 में केनिया जा रहे हो, वापस आप इंडिया आ रहे हो कब? 181 डेज के लिए 22-23 में। दे जस्ट आस्क यू कैलकुलेट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 एंड 22-23। सो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये चीज समझना पड़ेगा कि ये किस प्रोविजंस का पार्ट है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ना काफी डिटेल्स में इस चीज को समझा चुका हूँ, इवन कॉपी में नोट भी करा चुका हूँ। फिर ये इस पॉइंट का पार्ट है जब कोई इंडिया छोड़ के जाता है, ठीक है? जब कोई इंडिया छोड़ के जाता है, मतलब ये एक्सेप्शनल कंडीशंस में आते हैं। जब नॉर्मल जो 60 डेज वाला दिन होता है ना, वो 60 डेज चेंज होके 182 डेज में बदल जाते हैं। ये मैं फर्स्ट क्लास, हमारा जो रेसिडेंशियल स्टेटस का पहला क्लास है उसी में ये सब चीज मैंने डिस्कस करके दिया था, ठीक है? उसी में डिस्कस करके दिया था कि जब कोई इंडिया छोड़ के जॉब लेके जा रहा है, कोई इंडियन मतलब ओरिजिन का कोई रेसिडेंट है, ठीक है,
तो वो नॉर्मल जो 60 डेज वाला जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का जो प्रोविजन है, वो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का 60 डेज वाला प्रोविजन चेंज होके वो 60 डेज 182 में बदल जाता है। मतलब दो कंडीशन होते हैं ना सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का। एक कंडीशन ये बताता है कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के तहत कंडीशन 1 ये बताते हैं कि आपको इंडिया में रेसिडेंट होना है तो 182 दिन रहना पड़ेगा। और दूसरा और एक कंडीशन है, कोई भी एक फुलफिल करना होता है कि पिछले 4 साल में 365 दिन आप इंडिया में रह जाओ और प्रीवियस ईयर में 60 डेज रह जाओ। और जो बंदा भारत छोड़ के जा रहे हैं ना, इंडिया जॉब लेके भारत छोड़ के जा रहे हैं, जो एक्चुअली इंडिया का ही है, उनके लिए 60 दिन की जगह 182 दिन वाला काउंट होता है। 60 दिन की जगह 182। हाँ, उसके कोई कोई केसेस है जहां पर 120 दिन का भी खेल है, बट फिलहाल 120 वाला केस में जाने का जरूरत नहीं है। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको सिर्फ सिर्फ इसी में रह के काम हो जाएगा, मतलब 182 डेज। मतलब अगर आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो, जॉब लेके जा रहे हो, तो 182 डेज का कॉन्सेप्ट से ही आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। बाकी ये 120 दिन कब होता है ये भी समझा के रखा गया है सर, रेसिडेंशियल स्टेटस का पहला क्वेश्चन। मैं फिर से उस पॉइंट पे जाना नहीं चाहता, मैं करेंटली आपको सिर्फ क्वेश्चन में फोकस कराना चाहता हूँ कि ये बेसिकली किस टाइप ऑफ लोगों के लिए ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। मतलब ये जो मैंने अभी आपको लिखाया, ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें वो 60 डेज वाला कॉन्सेप्ट ना बदल जाते हैं। इसमें कौन कौन आता है मैं आपको एक बार लिखा देता हूँ, जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस अगेन, मतलब रिवाइज पर्पस। इसमें आते हैं एन इंडियन सिटीजन, लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऐसे लोगों के लिए ये 60 दिन वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो चेंज होकर 182 दिन में 182 में बदल जाते हैं। पॉइंट नंबर बी, एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया एज ए क्रू मेंबर। क्रू मेंबर समझते हो, जहाज में काम करते हैं, जो नेवी वगैरह में काम करते हैं, एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। और एक तरह का लोग होते हैं एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who normally reside outside India but comes to India for a visit। इस तरह के लोगों के लिए ना 60 डेज वाला कॉन्सेप्ट चेंज होके 182 डेज हो जाता है। कम्स टू इंडिया फॉर ए विजिट। ये मैं पहले भी बोला था बेसिक का पहला क्लास में, रेसिडेंशियल स्टेटस का। मैं फिर से बोला। तो ना क्वेश्चन इज दैट, ये जो क्वेश्चन अभी आपको मैंने दिया, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो। ये तो बस आपको याद दिलाएगा कि किसके किसके केस में इस तरह का कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। इसमें और भी कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकता है कि अगर किसी का 15 लाख से ज्यादा इनकम है, ठीक है, तो उनके केस में क्या होगा, जो 120 दिन के कैटेगरीज वगैरह में आ जाता है। मैं उतना कॉम्प्लेक्स में करेंटली नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सिंपल सवाल ही किया। आप सिंपल तरीके से इसका जवाब देने का कोशिश करिए। ठीक है। तो इसको लिखने का क्या ढंग होगा, इसको ऐसे लिखते हैं सर, एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 एन इंडियन, आंसर लिख रहा हूं सर, ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ करो, कोई दिक्कत नहीं। एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 एन इंडिविजुअल an individual is treated as resident in India if he or she satisfies following condition।
कंडीशन क्या है? वी ऑल नो सर, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में कंडीशन ए है फिजिकली लिखने का तरीका भी सीख लो। एग्जाम में जब आप लोगों को सब्जेक्टिव वे में लिखना पड़ता है तब कैसे लिखोगे? फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सर ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। यस, दिस इज अ नॉर्मल कॉन्सेप्ट कि आपको इंडिया में 182 दिन रहना पड़ता है। ये तो नॉर्मल, मतलब सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का कंडीशन ए आपको तो यही बताते हैं। जैसे करेंटली हम लोग का प्रीवियस ईयर चल रहा है, अगर मैं एग्जाम टाइम के हिसाब से सोचूं तो 22-23 आपके एग्जाम के टाइम पे प्रीवियस ईयर चलेगा और आपका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 23-24। तो उसी हिसाब से मैंने लिख दिया, ठीक है। तो 22-23 प्रीवियस ईयर में, लेकिन हमारा क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है, एक प्रीवियस ईयर 22-23 भी है और एक प्रीवियस ईयर 21-22 भी है। एक प्रीवियस ईयर 22-23 है और एक प्रीवियस ईयर 22-23 भी है। तो दोनों कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें करना पड़ेगा। तो जो भी प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन का पार्ट है आप उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। तो कोई पर्टिकुलर को मेंशन करना भी जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने फिर से रब कर दिया। अब आपको मैं सेकंड कंडीशन लिखा रहा हूँ, इस कंडीशन के बाद ही क्वेश्चन में ट्विस्ट आ जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या बताते हैं? सेकेंडरी कंडीशन, प्रेजेंट इन इंडिया। आप लोग घर में पढ़ नहीं रहे हो सर, इसलिए पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। प्रेजेंट इन इंडिया फॉर कितना? 60 days ड्यूरिंग previous year and 365 days in 4 previous year immediately preceding the previous year, immediately preceding the previous year। यहीं पर खेल है सर। ये जो 60 दिन का कॉन्सेप्ट है ना, और पिछले 4 साल में 365 दिन, ये कॉन्सेप्ट में थोड़ा बदलाव आ जाता है। किसके केस में? ये जो 3 तरह का लोगों के बारे में मैंने बताया, इसमें ऐसे लिखते हैं as per the first proviso of section 6 subsection 1, ऐसे भी लिख सकते हो, of section 6 subsection 1 the 60 days, या फिर अगर आप फर्स्ट प्रोविजन भूल भी जाते हो तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के तहत आप बोल सकते हो कि फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स section 6 subsection 1 will be substituted. So as per the first provision of section 6 subsection 1, the 60 days of condition B substituted by 182 days। ऐसे सब्सटीट्यूशन ऑफ 182 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द केस। इन द करंट केस इट विल बी 182, ओके, इट विल बी 182। मतलब 60 दिन की जगह हमें 182 दिन देखना है और पिछले 4 साल में 365 दिन रहा है कि नहीं वो देखना है। तो तीनों तीनों कंडीशंस में कौन कौन आएगा आपको पता है। तो हमारे केस में हम लोग फर्स्ट वाला ले लेंगे, एन इंडियन सिटीजन lives India for the purpose of employment। तो बस इतना देखना है, हिसाब करके इतना देखना है कि जब वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं उससे पहले उनका, मतलब प्रीवियस ईयर में हमारा कौन सा प्रीवियस ईयर कैलकुलेशन होगा। अगर मैं प्रीवियस ईयर 21-22 इसका हिसाब लगाऊं, कौन मेरा आवाज सुन पा रहे हैं सब? कौन करंटली एक्टिव है? सनॉन, आंस बोलो। प्रीवियस ईयर 21-22 में नील बोलो सर कि प्रीवियस ईयर 21-22 में डेट कैसे काउंट करेंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सर बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, आप ये जो मिस्टर एक्स है जो केनिया में, हाँ बोलो सर बोलो। हाँ सर आ रहा है। ये जो मिस्टर एक्स है ये जो केनिया में जॉब लेके जा रहे हैं सर, ये जो केनिया में जॉब लेके जा रहे हैं,
ये फर्स्ट टाइम निकल रहे हैं ना, भारत का ही बंदा है ना, तो अप्रैल में पूरा साल पूरा महीना रहेगा कि नहीं रहेगा? तो होल मंथ वो इंडिया में है या नहीं है अप्रैल का? नहीं है है ना सर। सर? है तो क्यों नहीं है सर? कहाँ खो गए आप लोग? सर वो 27 सितंबर को जॉब लेके हाँ इंडिया छोड़ सर के, है। 27 को वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, 27 को इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। इससे पहले वो इंडिया का ही बंदा था ना, तो इंडिया में ही हो, इंडिया में ही होगा और कहाँ जाएगा? तो वही बात कर रहे हैं हम। कैन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट 21-22 में अप्रैल मंथ में वो 30 डेज इंडिया में रहेगा। अप्रैल कितना दिन का है? 30 दिन का है, तो 30 डेज रहेगा। मई में भी वो 30 डेज 31 डेज रहेगा, मई 31 का है। जून में 30 डेज रह लेगा, जुलाई में 31 डेज रह लेगा, अगस्त में 31 रह लेगा, सितंबर 27 को जा रहा है। अच्छा, जिस दिन आता है और जिस दिन जाता है काउंट होता है ना सर, द डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपर्चर। तो जिस दिन जाएगा उसको काउंट करके इंक्लूड करके 27, तो कुल मिला के 21-22 में वो कितना दिन इंडिया में है? प्लस करो ना, टोटल करो ना। सर 180 डेज। 180 डेज, थैंक यू सर। अब इस हिसाब से क्या मिस्टर एक्स को हम लोग 21-22 का रेसिडेंट माने कि ना माने? नहीं मानेंगे सर। नहीं मानेंगे। कितना होना चाहिए था? 182 डेज। 182 डेज होना चाहिए था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? मिस्टर एक्स फेल्स टू सेटिस्फाई the condition B, fails to satisfy the condition B of section 6 subsection 1, that is 180 days during previous year। कितना? 21-22 है ना, 180 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22। मतलब एक बात यहाँ पर आप देखो, अगर कंडीशन बी का 60 डेज वाला कॉन्सेप्ट ले लेते ना, तब वो शायद फुलफिल कर लेता, लेकिन हमें चाहिए 180 नहीं 182 चाहिए। तो 182 डेज की जगह 180 हो गया, तो वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो एन इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया, इसमें ब्रैकेट में ये लिख दो, ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आ गया, ये एक्सेप्शनल कंडीशन है। एन इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया, भारत छोड़ के जा रहे हैं, तो 60 दिन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। मतलब 60 एंड 365 का जो कॉन्सेप्ट है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 कंडीशन बी, उसके जगह 60 डेज को हमें चेंज करके 182 में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 182 डेज मतलब 60 डेज वाला होता तो रेसिडेंट बन जाता, लेकिन यहाँ पर तो फेल्स टू सेटिस्फाई हो गया सर। सो मिस्टर एक्स क्या होगा सर? 21-22 में रेसिडेंट हुआ कि नॉन रेसिडेंट हुआ? नॉन रेसिडेंट सर। नॉन रेसिडेंट। यही यही कॉन्सेप्ट सर। सो मिस्टर एक्स इज अ नॉन रेसिडेंट। तो नॉन रेसिडेंट होने के बाद फर्दर कुछ प्रूफ का जरूरत नहीं पड़ता है। नॉन रेसिडेंट होने के बाद और कुछ प्रूफ करने का जरूरत नहीं पड़ता। अच्छा, अब सवाल आपके मन में चलना चाहिए, मतलब यहाँ पर मैं फिर भी लिख देता हूँ, 60 डेज विल बी substituted by 182 days। ठीक है, 182 डेज। एक सन इंडियन सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था 22-23 का भी पूछा था। एक सन इंडियन सिटीजन रिसाइड कहाँ रहता है सर? कहाँ रहता है अभी? कहाँ जॉब लेके गया? जॉब लेके कहाँ चला गया?
केनिया चला गया सर, केनिया, केनिया चला गया ना। तो सेकंड यहाँ पर आपको ये भी पूछा था कि सिर्फ 21 22 नहीं, 22 23 का भी बताओ, तो क्या बताओगे? मिस्टर एक्स इज नॉन रेसिडेंट, ये तो हो गया। अब सेकंड पार्ट, एक्स इंडियन सिटीजन रिसाइड इन केनिया, रिसाइड इन केनिया, और आगे लिखे केम टू इंडिया, कितना दिन के लिए आया? केम टू इंडिया फॉर 181 डेज, इंडिया में 181 दिन रहा, 181 डेज ड्यूरिंग 22-23। क्या होगा, रेसिडेंट होगा कि नॉन रेसिडेंट होगा? नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट, सो fails to satisfy condition of section 6 subsection 1, so he is a non-resident for the year, for the previous year 22-23। तो दोनों ईयर में वो नॉन रेसिडेंट निकला सर, दोनों ईयर में वो नॉन रेसिडेंट निकली। ठीक है, इस तरह से सोचना है। अच्छा, ऐसा और एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से कराता हूँ, नोट्स के अंदर भी एक ऐसा क्वेश्चन, स्टडी नोट के अंदर भी एक सिमिलर क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ। जैसा मैंने भी आपको सॉल्व करवाया, सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, आपको स्टडी नोट के अंदर भी मिल जाएगा। आई थिंक एग्जांपल 1, मतलब इलस्ट्रेशन 1 दिखाई दे रहा है सर? देखो तो एग्जांपल, ध्यान से देखो, समझ में आएगा। रेसिडेंशियल स्टेटस में ना प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, नहीं तो ना, इसीलिए मैं थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे ना, आप लोग रेसिडेंशियल स्टेटस को समझ नहीं पाएंगे कि क्यों रेसिडेंट हो रहा है और क्यों नॉन रेसिडेंट हो जा रहा है। मिस्टर आनंद इज एन इंडियन सिटीजन, द मेंबर ऑफ द क्रू, सेम कॉन्सेप्ट में इसको सॉल्व हो जाएगा। इज अ मेंबर ऑफ अ क्रू ऑफ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप, सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप मतलब शिप कहाँ जा रहा है? सिंगापुर जा रहा है, कहाँ से? इंडिया से। engaged in carriage of passengers in international traffic departing from चेन्नई, कहाँ से जा रहे हैं सर? जहाज कहाँ से छोड़ रहा है? चेन्नई से जा रहे हैं। ऑन 6 जून 2021, 6 जून 2021 को जा रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22, determine the residential status of Mr. Anand for assessment year 22-23, assuming that his stay in India in last 4 previous year, is 400 days, लास्ट 4 साल में वो भारत में 400 दिन रहा, ये अज्यूम करने के लिए बोला है। बोलो, हो जाएगा कैलकुलेशंस? सिमिलर है ना? तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, किस दिन वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, तो आप ये डेट को दिमाग में रख लो। मैं फिर से लिखा नहीं रहा हूँ सर, हाँ, क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट का है। अब एक ही चीज बार बार लिखाने का मतलब नहीं है, तो फिर दूसरा पॉइंट बुरा मान जाएगा सर, क्योंकि और भी पॉइंट है जिसको मुझे कवर करना है, इसलिए मैं बार बार इसको सॉल्व कराने के लिए पूरा प्रोविजन से लिख नहीं रहा हूँ। आप अपने हिसाब से प्लीज लिख लीजिएगा जैसे मैंने आपको लिखना सिखाया। लेकिन आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट डेट है। पहला डेट, डेट एंटर्ड इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग इन शिप, दैट इज 6 जून को, ठीक है। एंड डेट एंटर्ड इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ द शिप ऑफ मिस्टर आनंद, दैट इज 9 दिसंबर 2021। मतलब एक साइन इन हुआ कब हुआ, देखो यहाँ पर डेट दिया है 6 जून को। अच्छा, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। आपको 2 डेट दिया, एक कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग 6 जून को दिया, और डेट एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ द शिप ऑफ बाय मिस्टर आनंद, मतलब रियल में वो इंडिया छोड़ के गया 9 दिसंबर। ये ज्वाइनिंग डेट था, ठीक है, ज्वाइनिंग द शिप के लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट था 6 जून को, और एक्चुअल में हुआ 9 दिसंबर। तो कौन से डेट को लेके काम करें सर, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है।
ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बाकी पूरा क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 डेट देके थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया कि आपको जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दे रहा है इंडिया छोड़ के जो आप जा रहे हो, एक डेट एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉइनिंग द शिप बाय मिस्टर आनंद, और दूसरा है डेट एंटर्ड इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ द शिप बाय मिस्टर आनंद। बोलो सर क्या करेंगे, कौन से डेट को लेंगे, 6 जून की 9 दिसंबर? सर इसको ऐसे कर देंगे, मतलब जो छोड़ा है उसको मतलब 6 जून से 9 दिसंबर के बीच का कैलकुलेट कर लेंगे, -365 कर देंगे। 6 जून से 9 दिसंबर का बीच का जो है उससे -365 कर देंगे, इससे क्या पता लग जाएगा वो इंडिया में कितना दिन रहा है। अच्छा, तो इंडिया में कितना दिन रहा है इसका पता लग जाएगा। हाँ, तो सिंपल सेम कॉन्सेप्ट है। प्रोविजंस कैसा है, in this case since Mr. Anand is an Indian citizen living India during previous year 21-22 as a member of crew of the Indian ship, he would be resident in India if he stayed India for 182 days or more. Then है ना, the voyage is undertaken by an Indian ship engaged in the carriage of passengers in international traffic originating from the port in India, that is Chennai port, and having a destination at a port outside India. भारत छोड़ के सिंगापुर पोर्ट जा रहा है, hence the voyage is eligible voyage for the purpose of section 6 subsection 2. Therefore, the period beginning from 6 June 2021 and ending on 9 December 2021 being the dates entered into the continuous discharge certificate in respect of joining the ship and signing off from the ship by Mr. Anand. Okay. So, an Indian citizen who is a member of a crew of the ship has to be excluded for computing the period of his stay in India. Accordingly, जैसे ये कैसे बन जाएगा सर, अब 6 जून, अब हिसाब लगाओ 6 जून में, मतलब 6 जून से दिसंबर तक का, मतलब आप सिंपल रफली भी कर सकते हो, जून में कितना दिन भारत में रहा हो, 6 जून में वो कितना दिन भारत, मतलब 6 जून को अगर सर्टिफिकेट डिस्चार्ज मिला है उनको ज्वाइनिंग के लिए, तो जून का मंथ काउंट करो, 31 दिन का होता है, उसमें 6 को गया, मतलब 25 दिन क्रू पे रहा, तो जून जुलाई इस तरह से करना है, तो जून में मतलब 6 को गया अगर, ठीक है, तो 6 जून को अगर हुआ है तो 31 - 6 मतलब बेसिकली 25 माना जाएगा ना, तो इसीलिए जून का 25, जुलाई में तो अभी रहेगा सर 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर के 9 तारीख तक का डेट है, ठीक है। तो ये जो इस डेट को टोटल करने से कितना आता है, 187 आता है कि नहीं, एक बार देखो तो चेक करके, 25 31 यस सर 187 आ रहा है क्या, ठीक है। तो ये जो 187 डेज का जो पीरियड है, ये जो 187 डेज का जो पीरियड है, 187 days have to be excluded from the period of stay in India. Consequently, Mr. Anand, the period of stay in India for previous year 21-22 क्या हो जाएगा, 365 से 187 को माइनस कर देंगे, तो उसका इंडिया का स्टे माना जाएगा 178 days. So since his period of stay in India during the previous year 21-22 is less than 182 days, he is a non-resident for assessment year 22 days. मतलब ये हिसाब थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से पूछा, अब इसको एंगल कुछ भी कर दे कॉन्सेप्ट तो वही है, एंगल कुछ भी कर दे कॉन्सेप्ट वही है सर। मतलब 6 जून से लेके 9 दिसंबर का जो पीरियड है, इसमें वो इंडिया में नहीं है ना सर, तो बेसिकली 187 डेज वो नहीं है, तो पूरा 21-22 में आउट ऑफ 365 डेज 187 डेज अगर वो गायब है, तो फिर इंडिया में वो 21-22 में रहा कितना दिन, बोलो 178 डेज, और हमें कितना डेट चाहिए 182। कैनन क्लियर की बात, अंश नील बोलो। हाँ सर, है ना, हमें चाहिए 182 बट हो रहा है 178, तो हमें तो पता है कि जो बंदा जॉब लेके बाहर जाते हैं उनके लिए क्या मैंडेटरी है ना, उनके लिए 60 डेज वाला कॉन्सेप्ट है, काउंट नहीं होता, तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। असेसमेंट ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने का कोशिश किया गया था, बट बाकी सेम कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा ही क्वेश्चंस आपको पूछेगा, ठीक है, थोड़ा खिचड़ी पका के पूछ सकता है, कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछ सकता है,
बट ऐसा सवाल होने का चांसेस रहता है इसका, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, सिमिलर क्वेश्चन मैंने लास्ट दिन आप लोगों को सॉल्व करवाया था। देखो आप, ब्रेट ली एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर विजिट इंडिया फॉर 100 days इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। ब्रेट ली, ऐसा ही मैंने एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर वाला ही एग्जाम्पल शायद सॉल्व करवाया था कॉफी में। हर साल 100 days करके इंडिया में आते हैं, एंड दिस हैज बीन हिज प्रैक्टिस फॉर द लास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर। लास्ट 10 साल से आ रहा है सर भारत। फाइंड आउट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। दैट मींस प्रीवियस ईयर क्या होगा मेरा, 21-22। सेकंड पूछा है, वुड योर आंसर चेंज इफ द अबव फैक्ट्स रिलेट टू श्रीनाथ, एन इंडियन सिटीजन हु रिसाइड्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड रिप्रेजेंट द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। ये थोड़ा डिफरेंट सवाल हो गया। आपको पूछता है, वुड योर आंसर चेंज इफ द अबव फैक्ट्स रिलेट टू श्रीनाथ। श्रीनाथ कौन, जो इंडियन सिटीजन है, जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा होता है सर। जैसे रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में एक क्रिकेटर खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया का ओपनिंग बैट्समैन है टेस्ट में, उनका नाम है उस्मान ख्वाजा, ठीक है। अब उस्मान ख्वाजा एक्चुअल में है पाकिस्तान का। अभी वो ऑस्ट्रेलियन मतलब सिटीजनशिप ले लिया है, बट उसका एक्चुअल रेसिडेंशियल अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के बंदे हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा आपको इंडिया का भी मिलेगा। अगर न्यूजीलैंड में बहुत सारे प्लेयर खेलते हैं जो इंडियन रेसिडेंट का है, ठीक है, मतलब इंडियन सिटीजन का है, लेकिन बाद में वो वहां का सिटीजनशिप ले लेते हैं। तो यहाँ पर श्रीनाथ का केस थोड़ा अलग बोला है। जो इंडियन सिटीजन है, हाँ कॉन्सेप्ट वही है, सिटीजन वो इंडिया का है, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम कॉन्सेप्ट, जैसे उस्मान ख्वाजा पाकिस्तान के हैं, ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे जितन पटेल बोल के एक है जो न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट करता है। वेस्ट इंडीज में भी ऐसे बहुत सारे इंडियन सिटीजन हैं जो इंडिया का सिटीजन है बट रिप्रेजेंट दूसरे कंट्री को करता है, बिकॉज वहां पर रहते हैं इसीलिए। तो रहते रहते कंट्री का हो गया, तो होना ही चाहिए ना, हम जहाँ रहते हैं वहीं वहीं का हो जाए। अगर कोई बोलेगा नहीं मैं जहाँ रहता हूँ मैं यहाँ का नहीं हूँ, तो गलत हो जाएगा। अब जहाँ रहोगे उसी की जैसा आपका हो जाएगा सारा बात। सो व्हाट योर आंसर चेंज, ये सवाल आपको किया। अच्छा, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ श्रीनाथ हैज विजिटेड इंडिया फॉर 120 days इंस्टेड ऑफ 100 days एवरी ईयर इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर 2021। क्या सवाल किया है, एक तरफ ब्रेटली को घुसा दिया, दूसरी तरफ श्रीनाथ को ला दिया, मतलब चारों तरफ से आपको एकदम सवाल पे सवाल करे जा रहे हैं। तो क्या करें, पहले ब्रेटली देख लेते हैं, पहले ब्रेटली का देख लेते हैं, फिर श्रीनाथ जी का देख लेंगे। बोलो सर, बात समझ में आ रहा है? देखने का तरीका मैंने आपको कैलकुलेशन करने का सिंपल कॉन्सेप्ट भी दिखाया। अब यहाँ से भी मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट वाइज ही दिखा देता हूँ। ज्यादा कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बाकी आप प्रैक्टिस करने के टाइम पे जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन करना सिखाया आप उसी तरह से कर सकते हो, ठीक है। जैसे कितना है हमें, क्या चाहिए सर, असेसमेंट ईयर 22-23 का चाहिए, तो पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल, हम 22-23 असेसमेंट ईयर में हैं और हमारा कैलकुलेटिंग ईयर 21-22 है। एक्चुअली प्रीवियस ईयर का ही स्टेटस कैलकुलेट किया जाता है, असेसमेंट ईयर तो बस कैलकुलेशन ऑफ टैक्स के लिए। तो प्रीवियस ईयर का जो भी स्टेटस होगा वही असेसमेंट ईयर में आपका टैक्स स्टेटमेंट में इफेक्ट करता है। तो आप प्रीवियस ईयर में 100 डेज तो थे, ब्रेटली का बात कर रहे हैं, ब्रेटली भारत में 21-22 में 100 डेज तो था, ये तो क्लियर है। हाँ विश्वजीत, ये सना बोलो। यस सर। Yes, है ना, ये बात तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब आगे देखना है कि क्या वो इंडिया में, अच्छा वो इंडिया में लास्ट 10 साल से आ जाए, ठीक है, तो हमारे लिए पिछले 4 साल इनफ है, पिछला 4 साल इनफ है। तो करेंटली हमारा करंट प्रीवियस ईयर क्या है, 21-22। अब इसका पिछले 4 साल 2021, 19-20, 17, 18-19, 18-19, 17-18। 17-18, ठीक है, जैसे यहाँ पर भी दिया है। अब पिछले 10 साल से भारत में आ रहा है 100 डेज करके, तो इस बार भी आया है 100 करके, 100 डेज यहाँ, 100 डेज यहाँ, 100 डेज यहाँ, 100 डेज यहाँ, तो कुल मिला के 400 दिन भारत में है पिछले 4 साल में। तो बोलो क्या वो भारत का रेसिडेंट बन जाएगा? यस सर, रेसिडेंट, बट वो आर नॉट, बट वो आर नॉर बनेगा। वेरी गुड। आर नॉर बनेगा कि नहीं बनेगा वो तो बाद में देखते हैं, बट पहले ये देख लेते हैं रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 मेरा 2 कंडीशंस है, या तो भारत में 182 डेज रह लो भाई प्रीवियस ईयर में, या तो प्रीवियस ईयर में 21-22 में अब इंडिया में 182 डेज रह लो भारत में,
तो भी रेसिडेंट हो जाओगे, या फिर भारत में 60 डेज रह लो एंड पिछले 4 साल में प्रीवियस 4 ईयर में 365 दिन रह लो, 60 डेज प्लस 365 डेज इन 4 प्रीवियस ईयर। कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर लो तो इंडिया का रेसिडेंट हो जाओगे। तो मिस्टर ब्रेटली हैज बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 60 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, बिकॉज वो तो 60 क्या, वो तो 100 दिन है 21-22 में, एंड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 365 डेज ड्यूरिंग 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, पिछले 4 साल में 400 दिन है सर। Therefore, since he satisfies one of the basic conditions under section 6 subsection 1, so he is a resident. Sir, ये तो बहुत आसान था। Yes, the very easy. স্যার বলছি সিটিজেন আর রেসিডেন্ট দুটো তো আলাদা। Obviously, citizen and residentialship दोनों अलग होता है। Citizen आपको कंट्री में रहने के लिए सिटीजनशिप मिलता है कि तुम किस देश का नागरिक हो, और रेसिडेंशियल स्टेटस टैक्स लॉ के हिसाब से होता है। उसके वाली नहीं। हेलो, यस सर। हम लोग जब टैक्स करेंगे तो हम लोगों का पूरा फोकस रेसिडेंशियल स्टेटस पे रहेगा। सिटीजनशिप मतलब not the very important part. Yes, you have to understand the citizenship concept also, but citizenship is not very important for calculation of tax. मतलब ब्रेटली क्या इंडिया का सिटीजन है? हेलो, क्या ब्रेटली इंडिया का सिटीजन है? नो बट फिर भी वो इंडिया में रेसिडेंट बन गया ना? यस दैट इज द कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब जैसे हम लोग सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के तहत ये देख लिए कि ब्रेटली रेसिडेंट तो बन गया, बट आगे क्या देखना है कि वो आरओआर है कि आर-नॉर है। अब सिंपल डेटा है ना आपके पास, आपका करंट प्रीवियस ईयर है 21-22 का। मैं ज्यादा लिखने पे नहीं जा रहा हूँ, बस आपको समझाने में समय दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कर पाएंगे इसीलिए, क्योंकि मेन बेसिक कॉन्सेप्ट लगातार 2 दिन से बोले हैं, इसलिए आज थोड़ा सा एग्जाम्पल्स कराने पे थोड़ा समय दे रहे हैं आपको। तो अगर 21-22 में हम लोग देख रहे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं ब्रेटली का, तो पिछले 7 साल में क्या कॉन्सेप्ट है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 चेक कर रहे हैं अभी। मतलब आरओआर है कि आर-नॉर है? बोलो। सर आर-नॉर। आर-नॉर है, कैसे? सर इसमें 2 कंडीशन में सेटिस्फाई करना होता है। 10 में से 2 साल आपको रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, और फिर 7 साल में 730 दिन मतलब इंडिया में रहना चाहिए। 2 टाइम्स रेसिडेंट आपको होना है, 2 टाइम रेसिडेंस होना है आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। 10 प्रीवियस ईयर में से एटलीस्ट 2 बार रेसिडेंट होना पड़ेगा, और पिछले 7 साल में प्रीवियस 7 ईयर्स में आपको एटलीस्ट 730 दिन इंडिया में रहना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 21 से लेके 15-16 तक इमीडिएट प्रीवियस 7 ईयर्स में, इमीडिएट प्रीवियस 7 ईयर्स में वो 700 दिन इंडिया में रहा है, 700 डेज। अच्छा, क्या वो इंडिया में 2 बार रेसिडेंट होगा? हाँ, हो जाएगा, क्योंकि वो 21-22 में रेसिडेंट हुआ है और पिछले 10 साल से वो भारत आ रहा है, तो 2021 में भी वो रेसिडेंट हो जाएगा, क्योंकि रेसिडेंट होने के लिए 60 दिन रहना पड़ेगा और पिछले 4 साल में 400 दिन। तो 2021 में 100 डेज है और पिछले 4 साल में 400 दिन हो जा रहा है, तो 365 चाहिए हमें। तो वो 2021 में भी रेसिडेंट है और 1920 में भी वो रेसिडेंट हो जाएगा। और देखने का जरूरत नहीं है। तो प्रीवियस 10 प्रीवियस ईयर में, 2 प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट तो वो है, पर 730 डेज होना चाहिए 7 साल में, वो मिसिंग है। यही है ना सर? क्या विश्वजीत, यही बोलना चाह रहा था तू? यस यस। ये सब मैंने लास्ट क्लास डिटेल्स में थोड़ा सा प्रोविजंस बोला था, इसीलिए आज और प्रोविजंस पे बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पे डिस्कस कर। आशा करता हूँ कि आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। तो सिंपल बात है, एक कंडीशन फुलफिल किया, दैट इज रेसिडेंट वाला कंसेप्ट, मतलब 2 प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, ये फुलफिल हुआ है सर। लेकिन 700 दिन, 730 डेज की जगह 700 हुआ है।
तो वो क्या बन जाएगा, आर नॉन। रेसिडेंट तो है पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, तो इसीलिए उसको क्या कहा जाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। So since his period of stay in India during the past 7 previous year is less than 730 days, he is not ordinary resident during assessment year 22-23. ऑलरेडी मैं आपको इसके बारे में बता दिया, जिसका नोट भी नीचे दिया हुआ है कि क्यों ऐसा किया गया। ओके, so now Mr. Bradley is a resident but not ordinary resident during the previous year 21-22 relevant to assessment year 22-23. ब्रेडली वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब आपके मन में सवाल चल रहा है, सर ब्रेडली का तो खेल समझ गए, लेकिन किंतु परंतु बंधु अब कौन है, श्रीनाथ जी। हाँ, श्रीनाथ का क्या करें, श्रीनाथ जो इंडिया का रेसिडेंट सिटीजन है, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। श्रीनाथ इंडियन सिटीजन है, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला यहाँ पर 2 क्वेश्चन था, श्रीनाथ को लेके 2 सवाल था, एक नहीं। Would your answer change if the above facts relate to Srinath, an Indian citizen who reside in Australia and represent in the Australian cricket team? ये सवाल था आपको। And third सवाल था, what would be your answer if Srinath has visited India for 120 days instead of 100 days every year? मतलब पहले आपको ये 100 days वाला कॉन्सेप्ट को श्रीनाथ पे लागू करना है, और फिर थर्ड में 100 की जगह 120 डेज आपको श्रीनाथ को यूज करना है। ठीक है, मतलब पहले ब्रेडली का सारा कॉन्सेप्ट श्रीनाथ पे लगा दो और फिर लास्ट में 100 को चेंज करके 120 लगा दो। ठीक है, ये है श्रीनाथ जी का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर है, इसमें सिटीजनशिप फर्क नहीं करेगा। इन द अबव फैक्ट्स रिलेटेड टू मिस्टर श्रीनाथ, एन इंडियन सिटीजन हु रिसाइडिंग ऑस्ट्रेलिया कम ऑन विजिट टू इंडिया, he would be treated as non-resident in India irrespective of his total income, excluding income from foreign sources. Since his stay in India in the current financial year is, in any case, less than 120 days. भारत में कितना दिन रहा है सर? वो भारत में 120 नहीं सर, वो 100 डेज रहा है ना। yes. मतलब क्वेश्चन बी क्या बोला था आपको, ब्रेडली का सेम कॉन्सेप्ट जो ब्रेडली पे लगा है वही श्रीनाथ पे लगाओ, हर साल 100 दिन करके इंडिया में आए। तो अगर हर साल 100 दिन करके आएगा तो प्रीवियस ईयर हमारा क्या है 21-22, तो 21-22 में वो कितना दिन भारत में रहेगा 100 दिन में, वो 100 डेज इंडिया में रहेगा। तो जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं, इंडियन सिटीजन के हैं, बात को समझे सर, ये मायने रखता है आपके लिए। अभी मैं बोला आपको कि सिटीजन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बट आपको समझना पड़ेगा सिचुएशंस वाइज। तो जो इंडियन सिटीजन वाले लोग हैं, जो इंडिया के बाहर रहते हैं पर कभी कभी भारत आते हैं, इनके लिए 120 दिन का एक कॉन्सेप्ट होता है। कम से कम 120 डेज आपको इंडिया में रहना चाहिए। सर ये बात मैंने कब कहा था? तो अगर उसका इनकम 15 लाख से ज्यादा हो और फॉरेन का सोर्स छोड़ के, तो उस पर हाँ टैक्स लगेगा। इरेस्पेक्ट, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सिंपल बात है, इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस सिंस हिज स्टे इन इंडिया इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इन एनी केस लेस देन 120 डेज, क्योंकि 120 दिन से कम है तो वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं बनेगा। अब इसका मैं प्रोविजंस भी आपको बता देता हूँ। और थर्ड लास्ट केस जो है दैट इज, अगर 100 दिन की जगह 120 दिन अगर श्रीनाथ जी इंडिया में आता हर साल, मतलब 21-22 इंक्लूड करके पूछा, तो 21-22 जो करंट प्रीवियस ईयर है हम लोग का, वो 100 के जगह अगर 120 दिन भी भारत में वो रहता है, आता है, मतलब आता है तो रहेगा ही ना। अगर 100 की जगह 120, इन दिस केस श्रीनाथ टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स अगर 15 लाख क्रॉस कर जाता, he would be treated as resident but not ordinary resident in India for previous year 21-22. Since his stay in India is 120 days in previous year 21-22 and उससे पिछले 4 साल में देखा जाए तो 480 days in the immediate 4 preceding previous year. If his total income excluding income from foreign source does not exceed 15 lakh, he would be treated as non-resident in India for the previous year 21-22. Since his stay in India is less than 182 days in the previous year 21-22. सर माथा घूम गया ना, क्या समझना है? होना नहीं चाहिए। जो रेसिडेंशियल स्टेटस का पहला क्लास पढ़ा है उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए।
ये पूरा फर्स्ट क्लास के बेसिस में ही क्वेश्चन हुआ है। जिन्होंने फर्स्ट क्लास किया अच्छे से उनको ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं आपको फर्स्ट क्लास में जो प्रोविजंस मैंने आप लोगों को समझाया था उसको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। ये प्रोविजंस हम लोग पहली क्लास में ही पढ़ लिया। ये देखो सर, ये आपका सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए एंड सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में बोला है। क्या बोला था? बोला था कि इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who being outside India come on a visit to India during the previous year having the total income other than the income from foreign source exceeding 15 lakhs, ये new additions है, during the previous year would be resident। अगर उसका इनकम 15 लाख से ज्यादा होता है फॉरेन सोर्स को छोड़ के, अगर वो इंडिया में कितना दिन रहता है 182 days or more during the previous year, that is first conditions, or 120 days or more during the previous year and 365 days or more during the 4 previous year immediately preceding the previous year। मतलब ये 60 दिन की जगह 120 दिन माना जाएगा इनके केस में। ये किसके केस में? जो फॉरेन सिटीजन है, सॉरी इंडियन सिटीजन है, फॉरेन में रहते हैं, इंडियन ओरिजिन वाला। मैं आपको बोल रहा था ना कि कुछ कंडीशंस है, आपको मैं पहले भी बोला था, उसी कंडीशंस का यूज हो रहा है। तो सिंपल बात है, श्रीनाथ जी जो है वो इंडियन सिटीजन का है, वो रहता है ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलियन टीम को रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी भारत आते हैं। और इस बार भी ऐसा हुआ, पहला क्वेश्चन जो था उसमें वो ब्रेट ली की तरह 100 दिन करके भारत में आया, 100 days फॉर द लास्ट 10 years। ये हमारा क्वेश्चन बी था, 100 days एवरी ईयर फॉर द लास्ट 10 years, ऐसा सिनर्जी कर रहा था। और लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें 100 की जगह 120 लेने के लिए बोला, 100 में। अच्छा, इसमें एक चीज और बोला था, इंक्लूडिंग करंट प्रीवियस ईयर, इंक्लूडिंग करंट प्रीवियस ईयर। करंट प्रीवियस ईयर क्या है? 21-22। तो 21-22 में अगर मैं क्वेश्चन बी बोलूं तो क्वेश्चन बी के हिसाब से वो 100 दिन ही भारत में रहा। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि अगर कोई फॉरेन सिटीजन, सॉरी बार बार गलत बोल दे रहा हूं, अगर कोई इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अच्छा, ये इंडियन ओरिजिन कौन होती है ये भी मैंने बोल के रखा, इसके बारे में भी मैंने डिस्कस करके रखा था मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में, कि अगर कोई पाकिस्तान में भी जन्मा है 47 से पहले और बाद में वो अपने आप को हिंदुस्तानी माना है, मतलब आज का पाकिस्तान 47 से पहले वो भी हिंदुस्तानी हुआ करता, पॉइंट भी नोटेड। अगर कोई आज का बांग्लादेश में जन्मा है, आज का बांग्लादेश, लेकिन 47 से पहले अगर जन्मा है तो तब का भारत ही था। ओके, तो ऐसे लोग बाद में अपने आप को भारतीय मतलब इंडियन माना, तो इन सबको हम लोग मतलब अगर कोई ढाका में जन्मा है 47 से पहले, अगर कोई कराची में जन्मा है, लाहौर में जन्मा है, ठीक है, चट्टग्राम में जन्मा है, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान बात करूँ 47 से पहले, बट बाद में अपने आप को पाकिस्तानी भी नहीं बना और बांग्लादेशी भी नहीं माना, ये हिंदुस्तानी बना, तो इसे भी हम लोग इंडियन ओरिजिन मानेंगे। भले ही आज का लाहौर, पाकिस्तान, चिटागोंग ये आज का पाकिस्तान बांग्लादेश में क्यों ना हो, बट इन्हें भी हम इंडियन ओरिजिन हिसाब से ही ट्रीट करेंगे। बोला था कि नहीं बोला था ये सब बातें? यस यस सर। तो यहाँ पर सिंपल याद रखो सर कि अगर इनकम 15 लाख से ज्यादा हो तो 120 दिन फुलफिल कर, या फिर 182 डेज फुलफिल कर लेगा तो रेसिडेंट बन ही जाएगा। वो तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का पहला कंडीशन। बट सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का जो दूसरा कंडीशन है उसमें अगर कोई इंडियन सिटीजन का इनकम, मतलब सिटीजन ऑफ इंडियन सिटीजन मतलब इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जैसे श्रीनाथ, ओके, अगर वो मतलब अगर उनका इनकम फॉरेन सोर्स को छोड़ के 15 लाख क्रॉस कर जाता है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, अगर 182 दिन ना होता है तो फिर दूसरा कंडीशन है 60 की जगह 120 और पिछले 4 साल में 320, तो उनको हम रेसिडेंट तो मान लेंगे, बट कैसा रेसिडेंट? अरे रेसिडेंट तो मान लेंगे बट कैसा रेसिडेंट होगा? आर नॉर होगा, नॉट ऑर्डिनरी। हाँ, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। If he satisfy only the second condition mentioned above but not the first,
मतलब सिर्फ सेकेंड कंडीशन, मतलब 120 डेज और मोर, बट लेस देन 182, मतलब 120 से ज्यादा बट 182 से कम, तो इन दैट केस उनको हम लोग आर नॉट ही मानेंगे। अगर वो पहला कंडीशन फुलफिल कर लेता है 182 दिन वाला, इसमें देखना पड़ेगा, अगर वो पहला कंडीशन फुलफिल कर लेता है और साथ में एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल कर लेता है तो हम उन्हें आर मान लेंगे। बट अगर वो सेकेंड कंडीशन फुलफिल करते हैं, दैट इज 120 एंड 182 के बीच में, तो उनको आर ही माना जाएगा। ये वाला बात मैं पहले भी बोला था, मैं फिर से बोला, ठीक है, ये पहले समझा चुका था, फिर एक बार रिपीट कर दूं। अब श्रीनाथ जी का क्वेश्चन अभी क्लियर हो जाएगा सर। तो श्रीनाथ जी एक बार नॉन रेसिडेंट बनेगा, एक बार रेसिडेंट बनेगा। श्रीनाथ जी क्योंकि जब वो 100 डेज में इंडिया में नहीं है, ठीक है, वो जब वो सिर्फ 100 डेज है, 120 डेज के नीचे है, तो वो नॉन रेसिडेंट है, सिंपल, ठीक है, इट इज नॉन रेसिडेंट। बोलो सर, ये आंसर क्लियर है? कोई डाउट है तो फिर से पूछो, फिर से बताऊंगा। श्रीनाथ जी बेसिकली कुछ नहीं, ब्रेडली का जगह लिया था, लेकिन क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो उनके केस में अगर वो 120 दिन या 120 से 82 या 182 दिन भी इंडिया में रह जाता तो उनको रेसिडेंट मान लेते। बट यहाँ पर वो सिर्फ 100 डेज इंडिया में है, सिर्फ 100 डेज इंडिया में है, और हम उन्हें रेसिडेंट नहीं मान सकते। टेल मी सर, कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन बी, ये जो कुछ भी हुआ एज पर द प्रोविजंस सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के तहत। श्रीनाथ जी का पहला कंडीशन, अरे बोलो ना, चुप क्यों हो? ये सर क्लियर। क्लियर है ना? सैनन, नील, हंस, सैनन कोई डाउट है क्या? सर पॉइंट सी समझ में आया। पॉइंट सी, बी समझ में आया कि नहीं वो पूछ रहा हूँ। हाँ बी बी आ क्लियर, गया। बी आ गया ना, बस सी बता देते हैं फिर बी बता देते, सॉरी सी बता देते। थर्ड लास्ट क्वेश्चन पूछा था, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ श्रीनाथ हैड विजिटेड इंडिया फॉर 120 डेज इंस्टेड ऑफ 100 डेज? अच्छा मुझे पहले ये चीज बताओ, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के तहत आपके सामने, मतलब सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी जो है, इसके तहत अगर कोई फॉरेन सिटीजन, सॉरी अगर कोई इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन वाला बंदा, ठीक है, जो नॉर्मली कहाँ रहते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं, कभी कभी भारत आते हैं, इनके केस में दो कंडीशन है। तो 182 दिन रह जाओ भाई, 182 दिन रह जाओगे एकदम रेसिडेंट बन प्रीवियस ईयर, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। लेकिन अगर आप 182 दिन नहीं, दूसरा कंडीशन, बट इस बार 60 नहीं सर, 60 की जगह क्या लेंगे, 120 ले लेंगे। और आपका इनकम कितना होना चाहिए, कितना इनकम होना चाहिए विश्वजीत? 15 लाख से ज्यादा। 15 लाख से ज्यादा एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स, है ना? फॉरेन सोर्स के अलावा अगर आपका इनकम 15 लाख क्रॉस करता है, और अगर आप इंडिया में 120 से लेके 182 के बीच में भी रह जाते हो, और से 4 साल में 365 दिन, और इसके 4 साल इसके साथ और जोड़ना पड़ेगा, जैसे 60 के साथ भी था प्लस 365 दिन, वैसा ही 120 के साथ भी 365 पिछले 4 साल में, जो पहले था वही कॉन्सेप्ट, बस 120 यहाँ पर आएगा और साथ में 15 लाख जुड़ेगा। फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम को छोड़ के 15 लाख, मतलब इंडिया में 15 लाख कमा रहे हो और 120 से लेके 182 दिन इंडिया में रह रहे हो, तो भी आप इंडिया का क्या बचाओगे, रेसिडेंट। लेकिन कैसा रेसिडेंट, अगर मानो कि आप कंडीशन बी फुलफिल कर रहे हो, अगर कंडीशन बी फुलफिल करोगे तो आपको आर ही माना जाएगा, पर अगर आप कंडीशन ये फुलफिल करोगे तो रेसिडेंट के साथ साथ अगर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 भी फुलफिल होता है ना, वही 730 दिन और 2 आउट ऑफ 10, तो आप आर भी बन सकते हो। लेकिन कंडीशन बी में आप, बोलो सर बोलो,
पूछना है क्या? यही वाला बात कहा है सर। If Mr. Srinath's total income, excluding income from foreign source, exceeds 15 lakh, he would be treated as a resident but not ordinary resident in India for previous year 21-22. Since क्योंकि उनका इंडिया में रहना कितना दिन है? 120 दिन। कब? प्रीवियस ईयर 21-22 में, क्योंकि वो हर साल 120 दिन इंडिया में रह रहा है। और 480 दिन पिछले 4 साल में, क्योंकि 120 करके 4 साल रहेगा तो 480 होगा ना। हमें चाहिए था 365। तो इफ इज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स डज नॉट, अच्छा अगर सेम बात सेम कॉन्सेप्ट में अगर ये 15 लाख क्रॉस ना करता तो नॉन रेसिडेंट हो जाता। अगर 15 लाख क्रॉस ना करता he would be treated as non-resident in India for previous year 21-22. Since his stay in India is less than 182 days during previous year 21-22. 182 से तो कम ही है ना। अच्छा अब एक सवाल है सर, मानो 15 लाख से कम है बट 182 दिन क्रॉस कर जा रहा है, तो मानो इनकम 15 लाख से कम है, लेस देन 15 लाख है, बट इंडिया में स्टेइंग 182 से ज्यादा है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो रेसिडेंट होगा कि नॉन रेसिडेंट होगा? फॉरेन सोर्स के अलावा इनकम 15 लाख से कम है और इंडिया में 182 दिन या उससे ज्यादा दिन रहना प्रीवियस ईयर में, तब क्या करेंगे? तब रेसिडेंट करेंगे कि नॉन रेसिडेंट करेंगे? तब रेसिडेंट करेंगे। सिंपल बात है सर, 182 फुलफिल कर रहा है, इनकम मायने नहीं करता। बट अगर 182 से कम है, 15 लाख से भी कम है, तो नॉन रेसिडेंट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आप एक बार वापस फर्स्ट क्लास सुनोगे और फिर से एक बार ऐसे क्लियर हो जाना चाहिए। बोलो सनम, बोलो नील, बोलो। अभी भी कंफ्यूजन? सर सिंपल कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पर, कंफ्यूजन का जगह ही नहीं है। श्रीनाथ जी 120 दिन करके हर साल इंडिया में आ रहा है। हाँ बोलो सर, बोलो। क्लियर है? हाँ सर। ओके ठीक, आगे बढ़े फिर। ठीक है, एक बार वापस घर पे रिवाइज करोगे, खुद से देखना, क्लियर हो जाएगा। बस हाँ प्रोविजंस पढ़ के करो, विदाउट प्रोविजंस मत कर लेना। हाँ बोलो। एक बार आर और आर नोड वाला एक बार बता दीजिए। मतलब आर और आर क्यों हो रहा है? वहाँ पे बुक में दिया हुआ है, मतलब कंडीशन 1 कंडीशन 2, मतलब इसी का अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया 182 और 120 वाला, तब वो आर और हो जाएगा। यस सर, अगर वो मानो 182 डेज अगर वो इंडिया में रह जाता है और साथ में सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 का, साथ में सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 का दोनों कंडीशन फुलफिल कर लेता है, तब वो आर बन जाएगा। नहीं, यहाँ पे सबसेक्शन 6 मतलब सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 का दिया ही नहीं, यहाँ पे दे रहा कंडीशन 1 कंडीशन 2। अरे बाबा भाई वही बात, एडिशनल कंडीशन। वाह, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 मतलब क्या? एडिशनल कंडीशन। इफ ही सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ही वुड बी आर। ठीक है, मतलब अगर वो पहला कंडीशन फुलफिल कर लेता है, दैट इज 182 डेज, और साथ में अगर वो आर होने के लिए सेक्शन 6 एडिशनल, सर 182 डेज वाला कंडीशन किस चीज का कंडीशन है? ये बेसिक कंडीशन है। बेसिक कंडीशन कहाँ बोला गया है? बेसिक कंडीशन बोला गया है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में, और एडिशनल कंडीशन बोला गया है सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में। कई बार हम लोग ऐसे भी बोलते हैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के जगह आप बेसिक एंड एडिशनल बोल के भी इस चीज को समझ सकते हो। मतलब मानो कि वो इंडिया में 182 दिन रह जाता है, तो बेसिक कंडीशन फुलफिल कर लिया, पहला कंडीशन। यस, और उसके साथ साथ दिया हुआ है ऊपर बेसिक कंडीशन एडिशनल कंडीशन देके दिया हुआ है, वही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ अगर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के तहत 730 डेज एंड 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर फुलफिल कर जाए तो आर होता है। लेकिन रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इफ ही सैटिस्फाई वन और नन ऑफ द एडिशनल कंडीशंस। लेकिन अगर वो कोई भी एक, मतलब सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में 2 कंडीशंस है, ए एंड बी, या तो कुछ भी फुलफिल नहीं हो रहा है
या तो कोई भी एक फुलफिल हो, तो आर नॉर ही माना जाएगा। और अगर वो 120 कैटेगरी में है, अगर वो 120 कैटेगरी में है तो वो आर नॉर ही माना जाएगा। 120 कैटेगरी मतलब क्या, मतलब 182 दिन वाला कैटेगरी में नहीं है, सिर्फ 120 कैटेगरी में है, मतलब 120 से लेके 182 दिन तक, मतलब लेस देन 120 से लेके, मतलब ग्रेटर देन 120, लेस देन 182, ग्रेटर देन 120 ऐसे लिख देते हैं, एंड लेस देन 182, इसके बीच में अगर है तो फिर उनको हम आर नॉरी कहेंगे। ठीक है, इसलिए देखो सच इंडिविजुअल वुड हाउएवर बी रेजिडेंट बट नॉट ऑलरेडी रेजिडेंट इफ ही सेटिस्फाई ओनली द सेकंड कंडीशन मेंशन्ड, मतलब सिर्फ ये कंडीशन फुलफिल करता है, तो 120 से लेके 182 के बीच में और पिछले 4 साल में 365 दिन, सिर्फ बी कंडीशन, मतलब बेसिक कंडीशन का सिर्फ बी कंडीशन फुलफिल करेगा तो उसे आर नॉर ही कहा जाएगा। लेकिन अगर वो बाई चांस 182 दिन फुलफिल कर लेता है तो वो आर भी बन सकता है, लेकिन आर बनने के लिए आर का एडिशनल कंडीशन का दोनों कंडीशन है, कंडीशन ए कंडीशन बी, अगर दोनों में दोनों फुलफिल करे तभी आर होता है, अगर एक भी ना हो या दोनों ना हो तो भी वो आर हो जाएगा। ये बातें मैं पहला दिन भी बता रहा था, भूल जा रहे, भूलना नहीं है, थोड़ा सा मंथन करो, थोड़ा मंथन करो, मंथन मतलब पढ़ने के बाद जो सुन रहे हो उसको बाद में रिवाइज करो, कॉपी उठा के मत रख दो, खुद से नोट बनाओ, खुद से नोट बनाओ, लिखो, लिखने से याद रहेगा। ओके, आई होप क्लियर हुआ। यस सर। You see, एक क्वेश्चन है, देखो, मिस्टर बी अ कनाडियन सिटीजन, कनाडा का सिटीजन है, comes to India for the first time during the previous year 17-18. During the financial year 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, he was in India। अच्छा दे दिया सर, कब कितना दिन रहा है, 17-18 में 55 डेज, 18-19 में 60 डेज, 19-20 में 90 डेज, 150 डेज, 70 डेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, डिटरमाइन इज रेजिडेंशियल स्टेटस और असेसमेंट ईयर 22-23, अलग अलग दिन आपको निर्धारित करके दे दिया, आपको पूछा है कि भाई आप कैलकुलेट करके बताओ। अब आपको कैलकुलेट करने के लिए दो तरीका है, सिंपल तरीका, आपको सिंपल की क्या तरीका अपनाना है, पहले आप ये देख लो कि भाई सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के तहत कंडीशन ए फुलफिल कर रही है, कंडीशन ए के लिए कितना चाहिए आपको, 182 डेज इंडिया चाहिए, मैं प्रोविजन नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल जस्ट दिखा रहा हूँ, आपको 182 दिन भारत में रहना चाहिए इस बंदे का। तो मुझे प्लीज बताओ आपका जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर क्या है आपका 21-22, क्या प्रीवियस ईयर 21-22 में वो भारत में 182 दिन है? नो सर, 70 डेज। कितना दिन है, 70 दिन है। तो सर नॉन नॉन रेसिडेंट ना, तो फिर पहला बात तो ये है, ऐसे ऐसे नहीं बोलना सर, पहला बात तो ये है कि 182 दिन वाला कॉन्सेप्ट तो फुलफिल नहीं हुआ है ना, तो अब कंडीशन भी फुलफिल होगा क्या? नो सर। क्यों कंडीशन भी क्यों नहीं फुलफिल हो सकता? सर क्योंकि उसमें 60 दिन और 365 दिन होना चाहिए, लेकिन वो 355 दिन रह रहा इंडिया में। वेरी गुड सर, कंडीशन बी फुलफिल करने के लिए, मतलब बेसिक कंडीशन का कंडीशन बी, कंडीशन बी फुलफिल करने के लिए 60 एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस ईयर होना चाहिए, इन 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब 21-22 के ठीक पिछले 4 साल होना चाहिए, ठीक पिछले 4 साल, इमीडिएट, बात को ध्यान रखें। 70 दिन तो फुलफिल हो गया, अब बाकी कैलकुलेट करके देखा जा रहा है कि वो इंडिया में 355 डेज है 4 प्रीवियस ईयर में। So condition B is also not fulfilled. Thus he does not satisfy the basic condition under section 6 subsection 1 and therefore he is a non-resident. और अगर एक बार बंदा नॉन रेजिडेंट हो जाए तो क्या फर्दर आरओआर आरनर का जरूरत है? नो सर। हाँ बोलो,
आर आर का जरूरत नहीं है, नॉन रेसिडेंट हो गया। जो आप लोगों के मन में चल रहा है इतना रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कर रहे हैं, सर इसका इफेक्ट क्या है? इफेक्ट दिखाते हैं आप, इफेक्ट आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, लास्ट दिन मैं आपको HUF भी पढ़ाया था, HUF याद है? HUF का प्रोविजन याद है? यस सर। हाँ, बिजनेस कंट्रोल इंडिया से होना चाहिए। बिजनेस कंट्रोल इंडिया से होना होली चाहिए, और पार्शियल, होली और पार्शियली। ठीक है, अच्छा मैं आता हूँ HUF का क्वेश्चन कराता हूँ, बट उससे पहले चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ताकि ना मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकूं कि ये रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का खेल क्या है। मतलब रेसिडेंट होने से क्या होगा और रेसिडेंट ना होने से क्या होता है, ROR होने से क्या होता है, RNOR होने से क्या होता है, इसका आइडिया ले लो सर। देखो, residential status and scope of total income, whether the following income are to be included in total income। कुछ इनकम का डिटेल्स आपके सामने मैं रखूंगा, आपको ये समझना है कि क्या इसको टोटल इनकम का इंक्लूड किया जाए कि ना किया जाए। ठीक है, इसके लिए अलग अलग लोगों के लिए इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब इंडिया में रिसीव हुआ है, ठीक है, या फिर इंडिया में रिसीव होगा, डीम्ड मान लेंगे कि हाँ इंडिया में ही हुआ है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आप ROR हो तो क्या होगा, अगर आप RNOR हो तो क्या होगा, और अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो क्या होगा। कौन सा इनकम का बात कर रहे हैं सर? इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इनकम या तो रिसीव हो चुका है या तो मान लेंगे कि इंडिया में रिसीव हुआ है, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन, डीम्ड मतलब कंडीशन ही ऐसा है कि वो इंडिया में ही होने वाला है या होगा। सर अगर एक चीज याद रखे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये चीज मैं बहुत बार बोलता हूँ। इसका मतलब है अगर इंडिया में इनका रिसीव हो, अगर इंडिया में इनकम डीम टू रिसीव हो, अगर इंडिया में इनकम एक्रू हो, तो ऐसे कॉन्सेप्ट में चाहे आप ROR हो, चाहे आप RNOR हो, चाहे आप नॉन रेसिडेंट हो, इंडिया में इनको एक्रू हो रहा है ना, इंडिया में रिसीव हो रहा है ना, डीम टू रिसीव हो रहा है ना, तो इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। मतलब सिंपल बात है, टोटल इनकम में ऐड हो। तो टोटल इनकम में ऐड होने का क्या मतलब है? टोटल इनकम में ऐड होगा मतलब अगर टैक्सेबल इनकम निकले तो देना है, अगर टैक्सेबल इनकम नहीं है तो नहीं देना है। तो पहला बात ये था कि अगर इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, तो अगर अब ROR हो, RNOR हो, नॉन रेसिडेंट हो, सबको देना है। ठीक है, सेकेंड थिंग, इनकम एक्रू, एक्रू मतलब इनकम ड्यू होना, इनकम एक्रू और अराइजिंग, डीमिंग और एक्रू और अराइजिंग इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। इस बार रिसीव नहीं हुआ, एक्रूड हुआ है, ड्यू हुआ है। आप लोग जानते हो एक्रूड बेसिस क्या होता है? सर अगर इंडिया में एक्रू हो रहा है इनकम, तो अल्टीमेटली इनकम का जड़ इंडिया है या डीम टू एक्रू भी इंडिया है, मतलब जड़ का जो डीमिंग प्रोविजन है, मतलब मान लेंगे कि इंडिया ही है। सर ऐसा कब कब होता है, इसके लिए कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा आपको, तो आपको ये डीमिंग प्रोविजन भी समझ में आएगा कि डीम टू एक्रू अराइज क्या होता है। लेकिन इतना जान लो कि अगर एक्रू है या डीम टू एक्रू अराइज है, तो अगर आप ROR हो तो भी इंडिया में टोटल इनकम पे काउंट होगा, अगर आप RNOR हो तो भी टोटल इनकम पे काउंट होगा, अगर आप NR हो, नॉन रेसिडेंट, तो भी इंडिया की इनकम पे काउंट होगा। सर तो क्या फर्क पड़ रहा है? अरे फर्क पड़ेगा, देखो तो, इनकम एक्रू अराइजिंग आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब 21-22 में कुछ इनकम हुआ है जो इंडिया में नहीं हुआ है, तो इंडिया के बाहर एक्रू हुआ है, मतलब ड्यू हुआ है इंडिया के बाहर या अराइज हुआ है इंडिया के बाहर। तो अगर आप ROR हो, yes, even if such income is not received or brought to in India during the previous year, अगर इनकम आप भारत में लेके आओ ना आओ, तो कुछ मतलब नहीं रखता। सर हमने जर्मन में कमाया, कोई बात नहीं, जर्मन क्यों, ताइवान में कमा लो, होनोलुलु में कमा लो, होनोलुलु जानते हो, हाँ, मालदीव में कमा लो, कहीं भी जहां मर्जी वहां कमाओ, बट अगर आप ROR हो मतलब रेसिडेंट एंड नॉट रेसिडेंट, ऐसे भी रेसिडेंट वैसे भी रेसिडेंट, दुनिया के जहां से भी कमाते हैं भारत में टैक्स देते हैं। ROR जो होते हैं वो ग्लोबल इनकम पे टैक्स देते हैं, याद रखिए बात को। सर RNR का सेम बात, अगर आउटसाइड इंडिया में है बट इनकम का एक्रू इंडिया में हो रहा है ना, यस, बट ओनली इफ सच इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम द बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया,
अदरवाइज ना। मतलब आर नॉट का डायरेक्टली टैक्सेबल नहीं हो, टोटल इनकम पे काउंट नहीं होगा। देखना पड़ेगा अगर ये इनकम, बट ओनली इफ सच इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। क्या वो इनकम आउटसाइड इंडिया में एक्रू हो सकता है, बट क्या उस इनकम का मेन जड़ क्या इंडिया में बिजनेस सेटअप के कारण है या इंडिया में प्रोफेशन सेटअप के कारण है? अगर ऐसा है तो आर नॉर भी टैक्स देगा, टोटल इनकम पे काउंट होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आर नॉर भी टैक्स नहीं देगा। सर नॉन रेजिडेंट का, सर वो तो कतई नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। आउटसाइड इंडिया में है, नॉन रेजिडेंट का क्या काम, इंडिया में इनकम एक्रू ही नहीं हुआ है, रिसीव भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो एनआर इंडिया में टैक्स नहीं देगा। इसलिए सिंपल याद रखें सर, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरी देश की धरती। मनोज कुमार का बहुत फेमस गाना है, मनोज कुमार बड़ा फेमस पुराना एक्टर है भारत का, ठीक है। उनके एक मूवी था, उस मूवी में ये गाना हो रहा है, मेरी देश की धरती, मेरे देश की धरती। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब जब भारत में इनकम एक्रू होगा, जब जब भारत में इनकम रिसीव होगा, जब जब भारत में इनकम डिम टू एक्रू, डिम टू अराइज, तब तब भारत में टैक्स देना होगा। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर आर नॉट एन। बोलो सर, क्या बात समझ में आया? क्या बात समझ में आया सर? यस सर। नॉन नील अंश समझ में आया कि नहीं? इसीलिए सर इतना मेहनत करना पड़ता है, Yes, sir. या इसीलिए ये टैक्स इंसिडेंस के पीछे इतना भागना पड़ता है। एक छोटा सा काम करो सर। सर क्या छोटा सा काम करें? लिख लो सर, एक छोटा सा काम करने के लिए बोल रहा है, टैक्स इंसिडेंस बोल के हेडिंग करो। क्या बोल के हेडिंग करोगे? टैक्स इंसिडेंस। मतलब अभी जो मैं आपको पढ़ाया, इसका एक शॉर्ट समरी फॉर द क्विक रिमेम्बरिंग। सर इतना जरूरी है क्या? जरूरी है तभी तो कर रहा हूँ। ROR, R नॉट एंड NR। ROR, R नॉट, NR। सर अगर आप ग्लोबल इनकम पे, ग्लोबल दुनिया में कहीं भी कमाओ, दुनिया में कहीं पर भी कमाओ, भारत में टैक्स दे। सर आर नॉट के केस में आर नॉट कुछ कंडीशनल हिसाब से टैक्स देगा। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम deemed to received, deemed to received in India। बार बार देखो इंडिया वाला वर्ड बार बार आएगा। इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया। अरे लिखो इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। डीम्ड मतलब एक बार नॉर्मल और एक बार डीम्ड। तो मन में चल रहा होगा सर डीम्ड एक्रू अराइज कैसे कैसे होता है, बता देंगे सर। इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। और एक छोटा सा पॉइंट लिखो, सेम लाइन पे मैंने थोड़ा सा पेज चेंज कर दिया, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। बिजनेस कनेक्शन वही जो अभी अभी आपको बताया, सेटअप बनाया कि नहीं, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, ठीक है। सर ROR तो हर चीज पे देगा, भारत में कमाओ, दुनिया के किसी भी कोने से कमाओ, दे देना। पर RNOR के केस में खेल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर इनकम रिसीव्ड वगैरह है दे देगा,
इनकम डीम टू रिसीव में भी देगा, टोटल इनकम पे काउंट होगा, इनकम एक्वाराइज में भी दे देगा, इनकम डीम टू एक्वाराइज में भी दे देगा, इवन बिजनेस कनेक्शंस में भी देना पड़ेगा। सर एनआर का, सर एनआर भी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया में देगा, इनकम डीम टू रिसीव में देगा, इनकम एक्रू में देगा, डीम टू एक्रू में देगा, बिजनेस कनेक्शंस पे नहीं देगा। बिजनेस कनेक्शंस पे नहीं देगा, तो बिजनेस कनेक्शंस पे वो देखा जाएगा। मतलब बेसिक की बात है कि अगर वो इंडिया में इनकम अगर अराइज नहीं हुआ है, ठीक है, सिर्फ बिजनेस कनेक्शन इज नॉट इनफ। अगर इंडिया में बिजनेस नहीं हुआ है तो एनआर को उस पर देना नहीं पड़ेगा, बाकी हर चीज में एनआर को भी देना पड़ सकता है, पता पड़ सकता नहीं, देना पड़ता है। बेसिक टैक्स इंसिडेंस, इट्स अ बेसिक टैक्स इंसिडेंस। बोलो, आई होप क्लियर है। ये जब भी आप लोग क्विकली रिमेंबर करना चाहोगे आपको ये चीज हेल्प करेगा। ठीक है सर, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, चलो एक बार मेरे साथ साथ ट्राई करो। From the following particulars of income furnished by Mr. Anirudh pertaining to the year ended 31st March 2022, compute the total income of assessment year 22-23 if he is a resident and ordinary resident, resident but not ordinary resident and non-resident। सर मतलब वो एक ही बंदा है जो तीन तरह का एक्टिविटी करेगा। मतलब मिस्टर अनिरुद्ध एक बार आर बन जाएगा, एक बार आर नॉर बन जाएगा, एक बार नॉन रेजिडेंट बन जाएगा, और हर केस में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली टोटल इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए, समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। तो आपके सामने क्वेश्चन गिवन है और आपको 3 बार अलग अलग कैलकुलेट करना है। तो जैसे आपको सबसे पहले क्या, पहले इनकम देखो, पहले इनकम देखो, इनकम देखते हुए समझ में आ जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी। शेयर सेल किया इंडियन कंपनी का, शॉर्ट टर्म गेन किया, बट इनकम जो हुआ जर्मनी में रिसीव हुआ 15,000 का। मतलब सवाल ये है कि आर क्या होगा, आर नॉर का क्या होगा, एनआर का क्या होगा? तो तीनों में देना होगा क्योंकि इंडिया कंपनी, मतलब बेसिकली एक्रू और अराइज इंडिया है, भले ही रिसीव जर्मन में हुआ है, भले ही रिसीव जर्मन में हुआ है, इसीलिए 15-15-15 तीनों में चला गया। डिविडेंड फ्रॉम ए जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन जापान। सर जो आरओआर है उसको देना पड़ेगा, जो आरओआर है उनको इंडिया में देना है, बिकॉज वो ग्लोबल इनकम पे टैक्स देता है। आरओआर ग्लोबल इनकम पे टैक्स देता है, इसलिए जापान से करो मलेशिया से करो फर्क नहीं पड़ता, आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन एनआर और आरनॉर के केस में जरूरी नहीं देना होगा क्योंकि उनको इंडिया नहीं से देना है। अराइज और एक्रू नहीं हुआ, इंडिया में एक्रूअराइज हो ही नहीं रहा है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। इसलिए देखो 10,000 सिर्फ आरओआर में दिया गया है, एनआर पे और आरनॉर में नहीं दिया गया। थैंक यू सर, वेरी गुड। सर रेंट फ्रॉम ए प्रॉपर्टी इन लंदन डिपोजिटेड इन ए बैंक इन लंदन। लंदन के प्रॉपर्टी से हमें रेंट मिला है और उस रेंट को हम लंदन के बैंक में ही डाल दिए। लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल, बाद में बैंकिंग के थ्रू से हम उसको इंडिया में ला रहे हैं। आरओआर को जाएगा, लेकिन सेक्शन 24 के कारण वहाँ पे स्पेशल डिडक्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। किसको? आरओआर को, आरओआर को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। यस देखो सर, पहला बात है कि प्रॉपर्टी मेरा कहाँ है, लंदन में, ठीक है, प्रॉपर्टी मेरा लंदन में है। और दूसरा बात, लंदन में तो प्रॉपर्टी है, लेकिन प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो भी लंदन में मिल रहा है। हम सिर्फ इंडिया में रेमिटेंस पे टैक्स नहीं देना पड़ता, बात को समझे। लेकिन जो आरओआर है, मतलब जो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, उनके केस में वो तो ग्लोबल पे टैक्स देता है, तो लंदन का रेंट का भी टैक्स वो देगा इंडिया में। लेकिन क्योंकि टैक्स देगा तो हम इसका हाउस प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट करेंगे। जिन लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर कर चुके हैं उनको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, बट जिन्होंने अभी तक नहीं किया, नॉर्मल बात है, रेसिडेंशियल स्टेटस बेसिक लेवल है। तो जब हम लोग हाउस प्रॉपर्टी करेंगे ना तो वहां पर आपको ये चीज पता लग जाएगा कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 24 सबसेक्शन
ए स्टैंडर्ड डिडक्शंस, सेक्शन 24 सबसेक्शन ए या बी कह रहे हैं सर? एक्चुअली हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशंस में बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू, तो स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल रेंट, फेयर रेंट, लेकिन इतना सारा यहाँ पर जरूरी नहीं है करेंटली। आपने जो रेंट रिसीव किया वही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा। जैसे कि आपने 75,000 लिया तो उतना आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लिया जाएगा। और एज पर द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, एज पर द इनकम टैक्स ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एड, there is a standard deductions given by the income tax department, 30% of your GAV. So you can deduct the 22,500 amount from your total house property earning. So you just need to pay tax on the 52,500, not on whole 75,000. अब ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है ना। अब कोई सिर्फ रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा है और हाउस प्रॉपर्टी अभी तक पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं सर, जब हाउस प्रॉपर्टी पढ़ लोगे ऐसा हजारों स्टैंडर्ड डिडक्शंस करते करते दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो कितना देंगे ग्लोबल इनकम वाले को, मतलब आरओआर को कितना देना पड़ेगा? ओनली 52,500, नॉट 75। बाकी सर बाकी लोगों को नहीं देना है क्योंकि रेमिटेंस पे टैक्स नहीं है, रेमिटेंस पे टैक्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, डिविडेंड फ्रॉम आरपी लिमिटेड, इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला है, सबको देना होगा ना। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी सबको टैक्स देना है। यस क्योंकि इंडिया से रिसीव होगा, इंडिया से एक्रू होगा। और एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर के बाद हम लोग एग्रीकल्चर इनकम पढ़ेंगे सर। उसमें पहला बात यही बोलता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड, ओके। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के तहत अच्छा क्या एकदम टैक्सेबल नहीं होता? यस, देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, उसे रूल्स ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन कहते हैं, बट करेंटली इग्नोर करो, जब हम लोग एग्रीकल्चर इनकम पढ़ेंगे तब उसमें बात करेंगे। लेकिन ये गुजरात में जो एग्रीकल्चरल लैंड है आपका, इंडिया में अगर आपका एग्रीकल्चरल लैंड है तो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन अगर किसी का फॉरेन में लैंड है तो भी एग्जेम्प्ट होता क्या? अगर नेपाल में एग्री लैंड होता तो हाँ सर बोलो, अगर ये गुजरात की जगह नेपाल में होता तो इंडिया में टैक्सेबल हो जाता, तो इंडिया में टैक्सेबल हो जाता। तो एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात इज नॉट टैक्सेबल। क्यों? बिकॉज एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। लिखना पड़ता है, ये सब बता देना पड़ता है क्यों आपने नहीं लिया। तो तीनों को नहीं देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ग्लोबल इनकम को भी तो एग्जेम्प्टेड है ही, और बाकी दोनों को तो ऐसे भी ये लोग इनकम इंडिया में कर रहे हैं, तो इनके लिए भी ये एग्जेम्प्टेड हो जाएगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के तहत, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है यहाँ पर। अब तीनों इनकम को टोटल करें, अगर आप आर हो तो आपको 83,500 का इनकम हुआ, आरनर को 21, एनआर को भी 20, बस ये फर्क कर देता है रेजिडेंशियल स्टेटस हर एक इंडिविजुअल के अर्निंग पे। किसी के हाथ में इनकम बढ़ गया, किसी के हाथ में इनकम आया ही नहीं ठीक ठाक से। बोलो सर, बात समझ में आ रहा है ना? यस सर। अब डिटेल्स में पढ़ेंगे तभी समझ में, कुछ पॉइंट छूट जाता है तो दिक्कत बढ़ जाता है। यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 4, इसमें इश्यू रिलेटेड बात कहा गया है। लास्ट दिन मैंने आप लोगों को इश्यू रिलेटेड बात कर दिया था, आप लोगों को बस एक बार मैं गो थ्रू करने के लिए जरूर बोलूंगा, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा और भी कुछ कंपनी या एओपी बीवाई रिलेटेड करवाऊंगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 4 को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। मस्ट ट्राई यार, लास्ट दिन जो मैं होमवर्क दिया था अगर वो आप लोगों ने नहीं किया तो वो भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट दिन का जो होमवर्क था बेसिक क्वेश्चंस ऑफ इलस्ट्रेशन मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस, और ये इलस्ट्रेशन 4 मैं नोट शेयर कर देता हूँ आप लोग, ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस का आप लोग जरूर यहाँ से प्रैक्टिस करें, ये भी करना। और ये थोड़ा सा नीचे चले जाना नोट्स के,
यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेगा, जैसे इलस्ट्रेशंस 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मस्ट ट्राई, ठीक है, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चंस एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार ट्राई करना, समझ में नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके दूँ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए बोल रहा हूँ घर पे प्रैक्टिस के लिए, बट देयर आर सम पॉइंट्स जो अभी भी मुझे आपको रेसिडेंशियल स्टेटस में बताना है। नेक्स्ट क्लास खत्म कर देंगे, नेक्स्ट क्लास खत्म कर देंगे, मतलब कंप्लीट कर देंगे। ओके ठीक है सर, आज इतना ही है, थैंक यू। सनन समझ में आया सर? सनन बोलो, नील, विश्वजीत, यस सर। यस सर। ओके सर, थोड़ा रिवाइज करते रहना सर। टैक्स थोड़ा वास्ट है सर, टैक्स में बहुत सारा चीज एक साथ जानना पड़ता है। अकाउंट्स कॉस्टिंग एक तरफ, उसका अलग टेक्निक है, टैक्स पढ़ने का अलग टेक्निक है। यहाँ पर आपको लॉ समझना पड़ेगा। हाँ बोलो क्या? मजा आता है, लेकिन मजा आता है सच में, क्योंकि यहाँ पर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब इतना सारा इंफॉर्मेशन लेके आपको चलना पड़ता है, एक ही बात पे, एक ही चीज पे चार चार अलग बात का कहता है, यही कंफ्यूज करता है ना। एक बार रेसिडेंट एक बार बोलेगा रेसिडेंट, एक बार बोलेगा नॉन रेसिडेंट, एक बार बोलेगा 120 दिन, एक बार बोलेगा 60 दिन, एक बार बोलेगा 182, एक बार बोलेगा 60। अरे भाई क्या है, ठीक से तो बोलो। अब जो भी है इसी तरह से आपको टैक्स पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जैसे टैक्स पढ़ते पढ़ते ना आदत हो जाएगा, और एक बार आदत हो जाए ना, टैक्स कैश काउ है सर, कैश काउ, मतलब रियल सिचुएशंस में जिनको टैक्स का नॉलेज है वो अच्छा कमा भी सकता है। सर ऐसा क्या है क्या? क्योंकि इतना लॉ का प्रोविजंस कोई दिमाग में रखना नहीं चाहता, और वही एक टैक्स एक्सपर्ट्स को बाकी लोगों से अलग कर देता है। इस बात को लिख के रखो, जब आगे प्रैक्टिशनर बन जाओगे ना, चार्टर्ड कंप्लीट सीएमए या कंप्लीट सीएस व्हाटएवर, तब आपको और समझ में आएगा कि सर कभी बोला था। ठीक है सर, चलो बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।